हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध जो कब से कब होता है 1914 से लेकर 1918 तक होता है। यानी ये जो युद्ध होता है 4 वर्षों तक होता है और इस युद्ध में बहुत सारे संघर्ष देखने को मिलता है अलग अलग देशों के साथ। इसमें लगभग 37 देश भाग लेते हैं। इसमें लगभग 37 देश भाग लेते हैं और ये जो युद्ध होता है बहुत बड़े स्तर पे युद्ध होता है। इस युद्ध में बहुत सारे गोले बारूद का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। और ये जो युद्ध जो होता है ये मित्र राष्ट्रों एवं शक्ति केंद्र शक्ति के बीच होता है। मित्र राष्ट्र एवं केंद्र शक्ति के बीच होता है, जिसमें मित्र राष्ट्रों की क्या होती है, विजय होती है। ठीक है, मित्र राष्ट्रों में लगभग 5 देश थे, फ्रांस थे, रूस थे, इंग्लैंड थे, इटली थे, अमेरिका थे। जबकि केंद्र शक्ति में जो देश थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी थे। यानी यही जो देश थे जो मेन थे, ठीक है ना। तो ये जो युद्ध था ये कब से कब हुआ, 1914 से लेकर 1918 तक युद्ध हुआ। और ये युद्ध का बहुत बड़ा क्या स्वरूप देखने को मिला। और इसका जो कारण जो था वो क्या था कि तो एक ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार थे जो फर्डिनेंड थे, जिसका नाम क्या था, फर्डिनेंड। इनकी क्या कर देती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। इनकी क्या कर हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर हत्या की जाती है, तो बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में कर दी जाती है। जिसके कारण क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के जो रहती है जनता वो क्या करती है, इसके खिलाफ क्या करती है, युद्ध करना शुरू करती है। लेकिन ये एक छोटा सा सेराजेवो जो रहता है, एक छोटा सा कंट्री रहता है, ठीक है ना। ये क्या रहता है, बोस्निया जो एक छोटा सा कंट्री रहता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इसका समर्थन करने के लिए आ जाता है फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली, अमेरिका आ जाते हैं। जिसके कारण उसको क्या बहुत ज़्यादा शक्ति मिल जाती है। और क्या कहते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी को और इटली को हार का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग इससे रिलेटेड एक एक पॉइंट अच्छे से देखेंगे, इसका क्या कारण था, इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था ये कब से कब हुआ, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, कब से कब तक, 1914 से लेकर 1918 तक। अगर एग्जैक्टली डेट पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो क्या होता है 28 जून 1914 को राजकुमार की हत्या कर दी जाती है। और ठीक एक महीने बाद क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो जाता है। यानी 28 जून 1914 को इनकी हत्या होती है और 28 जुलाई 1914 को युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। तो देखेंगे, तो कारण देखेंगे। कारण जो था, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार जो थे फर्डिनेंड, उनकी क्या कर देती है, हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और जो इनकी जो हत्या की जाती है बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में की जाती है, सेराजेवो में की जाती है। इनकी जो हत्या की जाती है कहाँ गए थे, तो बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में की जाती है। और इनकी हत्या जो की जाती है कितने तारीख को की जाती है, तो 28 जून 1914 को की जाती है। इनकी हत्या कब की जाती है, 28 जून 1914 को की जाती है। और युद्ध का जो प्रारंभ हो जाता है वो 28 जुलाई 1914 को हो जाता है, ठीक है। तो कारण क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कहाँ पे, तो बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में कब हुआ था हत्या, तो 28 जून 1914 को। और युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, तो 28 जुलाई 1914 को हो गया। ये पहला स्वरूप है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ अगला पॉइंट देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध जो था वो मित्र राष्ट्र के बीच था। किसके मित्र राष्ट्र एवं केंद्र शक्ति के बीच था। प्रथम जो विश्व युद्ध था वो किसके बीच था, मित्र राष्ट्र एवं केंद्र शक्ति के बीच था। तो मित्र राष्ट्र थे तो उसमें फ्रांस थे, आपका रूस थे, इंग्लैंड थे, इटली थे और अमेरिका थे। कौन थे, फ्रांस, रूस, इटली, इंग्लैंड और अमेरिका थे। और जबकि केंद्र शक्ति में आपको जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कौन थे, हंगरी थे। यही देश मतलब मुख्य रूप से आगे आए हुए थे इस युद्ध में भाग लेने के लिए। तो प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच था, तो मित्र राष्ट्र एवं केंद्र शक्ति के बीच था, ठीक है। मित्र राष्ट्र में जो थे वो फ्रांस थे, रूस थे, इंग्लैंड थे, इटली थे, अमेरिका थे। कौन कौन थे मित्र राष्ट्र में, तो फ्रांस थे, रूस थे, इंग्लैंड थे, इटली थे और अमेरिका थे। और केंद्रीय शक्ति में जो थे वो थे जर्मनी थे, ऑस्ट्रेलिया थे और हंगरी थे। कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया,
हंगरी थे। ठीक है ना, इस देश को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे थे निम्नलिखित में कौन सा देश है जो मित्र राष्ट्र से संपर्क रखता था, तो इन पांचों में जो आपको याद रहेगा तो उसी को आप अच्छे से ठीक मार सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, मित्र राष्ट्र इसमें क्या है, विजय रहा। जो प्रथम विश्व युद्ध रहा तो दो किसके बीच हुआ, तो मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच हुआ, जिसमें किसकी विजय हुई, तो मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी। ठीक है, और इसमें जो कुल देश थे भाग लेने वाले थे वो 37 देश थे। प्रथम विश्व युद्ध में जो थे वो कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था, 37 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ने का अमेरिका। इस युद्ध में जो अमेरिका जो है बहुत लेट से क्या होता है, भाग लेता है। इस युद्ध में अमेरिका जो है बहुत लेट से क्या होता है, भाग लेता है। वो 6 अप्रैल 1917 को क्या करता है, प्रथम विश्व युद्ध में आकर शामिल होता है। कब होता है शामिल, 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में आकर भाग लेता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग इसी रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम हम लोग एक नजर देखेंगे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो वुडरो विल्सन थे। कौन थे, वुडरो विल्सन थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब युद्ध खत्म हो गया तो इन्होंने युद्ध को शांति करने के लिए क्या करता है, एक संगठन बनाते हैं कि मतलब कि क्या मतलब अगले बार से क्या हो, ऐसा किसी भी देश पे कोई हमला ना करे। क्या करते हैं, कोई नियम कानून बनाते हैं, लेकिन वो क्या रहता है, असफल रहता है। तो अमेरिका जो प्रथम विश्व युद्ध था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन थे। कौन थे, वुडरो विल्सन थे। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। ये प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा है, उस समय कौन थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे और फ्रांस का प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंस, फ्रांस का जॉर्ज क्लीमेंस थे। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, इंग्लैंड लॉर्ड जॉर्ज। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो वुडरो विल्सन थे। इसमें सबसे मेन है, पूछा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो वुडरो विल्सन। ठीक है, अब इसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि जर्मनी ने 1915 में ब्रिटिश जहाज को लुसितानिया को डुबा दिया। एक जहाज थी ब्रिटिश सरकार की जिसका नाम था, जिस जहाज का नाम था लुसितानिया था। जिस जहाज का नाम क्या था, लुसितानिया। तो जर्मनी वालों ने क्या किया था कि उनके जहाजों को क्या कर दिया, डुबा दिया था। क्या कर दिया था, डुबो दिया था। तो कब डुबाया था, तो 1915 में। तो जर्मनी ने 1915 में ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को क्या कर दिया था, डुबो दिया। क्योंकि इंग्लैंड वालों से क्या था, बहुत ज्यादा क्रोधित थे। तो उनकी जो जहाजें आती थी, जो सामान लेकर आती थी उनके देश में व्यापार करने, तो उन जहाजों को क्या करते, डुबो दिया। अगला पॉइंट है, बोल्शेविक क्रांति जब हुई जर्मनी में, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व वाली सरकार 1917 में संधि कर युद्ध से बाहर हो गया। क्या होता है, बोल्शेविक क्रांति के बाद जो लेनिन के नेतृत्व में जो प्रथम विश्व में जो भाग लिए थे वो सभी क्या होते हैं, संधि करते हैं 1917 में और उस संधि के तहत युद्ध से बाहर हो जाते हैं। बोल्शेविक क्रांति के बाद क्या करते हैं, लेनिन के नेतृत्व में जितने भी लोग प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे वो क्या करते हैं, एक संधि करते हैं और उस संधि के तहत क्या होते हैं, युद्ध से बाहर हो जाते हैं। कहते हैं कि अब हम इस युद्ध में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि खुद को कमजोर पाता हुआ देख क्या कर देते हैं, सभी लोग संधि के तहत बाहर हो जाते हैं। तो वही क्या, बोल्शेविक क्रांति के बाद किसकी नेतृत्व वाली सरकार ने युद्ध से बाहर होने का निर्णय लिया, तो लेनिन के नेतृत्व वाले ने, ठीक है ना। 1917 में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, नवंबर 1918 में ऑस्ट्रेलिया एवं तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, नवंबर 1918 में क्या किया, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की ने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया, यानी अपने हथियार ले जाकर क्या किया, रख दिए सामने और कहा कि अब हम इस युद्ध में नहीं लड़ेंगे। अब जिसकी वजह से बेचारा जर्मनी क्या हुआ, अकेला पड़ गया और अकेला पड़ने की वजह से क्या होता है, वो इस युद्ध को अच्छे तरीके से नहीं लड़ पाता है, जिसकी वजह से केंद्रीय शक्ति को इसमें हार का सामना करना पड़ता है, जबकि मित्र राष्ट्र को इसमें विजय जो मित्र राष्ट्र क्या होता है इसमें विजय हो जाता है।
क्या होता है, जब नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया और तुर्की आत्मसमर्पण कर देती है तो जर्मनी बेचारा अकेला पड़ जाता है, और उस जिसके कारण जर्मनी के सम्राट काइजर विलियम जो थे वो क्या होते हैं, अपने गद्दी को छोड़कर भाग जाते हैं हॉलैंड। जब जर्मनी अकेला पड़ जाता है तो जर्मनी के सम्राट काइजर विलियम जो थे वो क्या करते हैं, अपनी गद्दी को छोड़ देते हैं और कहाँ भाग कर चले जाते हैं, हॉलैंड चल जाते हैं। ठीक है, तो कहेगा कि जर्मनी का कौन सा सम्राट था जो गद्दी छोड़कर हॉलैंड भाग गया था, तो काइजर विलियम थे। ये गद्दी को छोड़ दिए और ये भाग गए। कुछ और पॉइंट करेगा तत्पश्चात, यानी जब ये भाग गए तो कुछ वर्षों बाद क्या हुआ, जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, वेमर गणतंत्र की। जर्मनी में किसकी स्थापना हुई थी, वेमर गणतंत्र। किस गणतंत्र की स्थापना हुई, तो वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। जर्मनी की नई सरकार जब बनी तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि अब ये युद्ध नहीं होगी, ये बहुत युद्ध हो गया, इसमें बहुत ज्यादा क्या गया, बहुत ज़्यादा संपत्ति का विनाश हो गया, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। ये युद्ध किसी चीज़ के मतलब क्या कहे, ये परिणाम नहीं है, ये इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इस युद्ध को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। 11 नवंबर 1918 को घोषणा करते हैं कि अब ये युद्ध हम लोग नहीं लड़ेंगे। 11 नवंबर 1918 को जब नई सरकार बनती है तब घोषणा करती है। प्रथम एक और पॉइंट है, प्रथम विश्व में जर्मनी जो था वो यू बॉट पनडुब्बियों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया था। जर्मनियों ने सबसे ज्यादा किस पनडुब्बियों का प्रयोग किया था प्रथम विश्व युद्ध में, तो यू बॉट पनडुब्बी का सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया था, यू बॉट पनडुब्बी का प्रयोग किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके प्रथम विश्व युद्ध से पॉइंट्स थे, उन सभी पॉइंट्स को बता देंगे। कुछ और पॉइंट्स है उसको भी हम लोग देखेंगे जो विश्व युद्ध के। ठीक है, पहला देखेंगे बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मन राज का उदय एवं कुछ गुप्त संधियां की गई। क्या हुआ कि बिस्मार्क के नेतृत्व में क्या गया, जर्मन राज का उदय, जर्मन राज का क्या हुआ, उत्पन्न हुआ या उदय हुआ। ठीक है, हुआ एवं जो बिस्मार्क जो था वो क्या किया, कुछ गुप्त संधियां की जिससे को लेकर इंग्लैंड एवं फ्रांस के लिए क्या हुई, वो संधियां चुनौतीपूर्ण हो गई। यानी बिस्मार्क ने कुछ गुप्त संधियां की थी जिस संधि को लेकर फ्रांस और इंग्लैंड को बहुत ज्यादा चुनौती होने लगी। यानी उनकी संधियों को लेकर क्या हुई, उनको बहुत ज्यादा चुनौती होनी। उस संधि में क्या किए थे बिस्मार्क ने, मतलब कुछ देशों को क्या कहते हैं आपस में मिला रहे थे ताकि मतलब क्या करे, बड़े देशों का सामना कर सके। तो यही कारण था कि इंग्लैंड और फ्रांस को ये चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि बिस्मार्क का जो जर्मन राज का जो उदय किए थे वो भी एक प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, और कुछ गुप्त संधियां किए थे, तो इनके द्वारा की गई कुछ गुप्त संधियां को हम लोग देखेंगे। इन्होंने द्वैत की संधि की, कब की, 1889 में। ये संधि ऑस्ट्रेलिया एवं हंगरी के बीच में, किसके बीच, ऑस्ट्रेलिया एवं हंगरी की। ठीक है, तो इन्होंने द्वैत संधि की 1879 में, और यह जो संधि था ऑस्ट्रेलिया एवं हंगरी के बीच, किसके बीच, ऑस्ट्रेलिया एवं हंगरी के बीच हुई थी। अगला मैत्री की संधि, इन्होंने मैत्री की संधि 1881 में और 1887 में की थी। ठीक है ना, मैत्री की संधि 1881 और 1887 में की हुई थी। ये जो संधि की हुई थी ये रूस के साथ की हुई थी। बिस्मार्क जो थे सेकंड, जो 1881 और 1817 का जो मैत्री संधि किए हुए थे वो रूस के साथ किए हुए थे। पहला द्वैत संधि 1879 में किए थे, ऑस्ट्रेलिया एवं हंगरी के बीच किए हुए थे। उसके बाद मैत्री संधि किए थे 1881 और 1887 में, और एक और मैत्री की संधि करते हैं 1882 में, यह इटली एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच करते हैं। यह किसके बीच, 1882 वाला जो मैत्री का संधि करते हैं किसके बीच करते हैं, इटली और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये करते हैं। ठीक है, और कुछ इनसे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। तत्पश्चात यूरोप में नए गुट का निर्माण हुआ जिसे त्रिगुट संधि कहते हैं। जिसके पश्चात क्या हुआ कि यूरोप में नए त्रिगुट संधि का क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, जिससे हम लोग त्रिगुट संधि के नाम से जानते हैं। यूरोप में क्या हुआ, नए गुट का निर्माण हुआ जिसे हम लोग त्रिगुट संधि कहते हैं। क्या हुआ, 3 संधि हुई, उन तीनों संधि को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिगुट कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिगुट संधि कहते हैं। और त्रिगुट संधि में 4 देश शामिल थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली।
ये चारों देश आपस में क्या हो गए थे, मिल गए थे, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के लिए और भी चुनौतीपूर्ण होने लगा, जिससे के कारण क्या हो गया, इंग्लैंड और फ्रांस ने भी क्या किया, इसको मुद्दा बना लिया प्रथम विश्व युद्ध का कारण के रूप में। तो वही कर रहा है, त्रिकूट जो संधि थी उसमें शामिल देश 4 थे, त्रिकूट 3 है, लेकिन बताए इसका में शामिल देश कितने हैं, 4 है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली। कौन कौन है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, क्या है, ऑस्ट्रिया है। अगला कुछ पॉइंट देखेंगे, बिस्मार्क ने फ्रांस की धनी प्रदेश अल्सेस लॉरेंस को अधिकार कर लिया। अब एक और चुनौतीपूर्ण काम करते बिस्मार्क ने क्या किया कि फ्रांस का एक जो धनी प्रदेश था अल्सेस लॉरेंस पर अधिकार कर लिया, जिसकी वजह से फ्रांस में और भी क्या हो गए, क्रोधित हो गए, क्योंकि वो फ्रांस को क्या कर रहे थे, और भी चुनौतीपूर्ण काम करने लग गए थे बिस्मार्क, जिसको लेकर और ये क्या हुआ था, फ्रांस और क्रोधित होने लगा। तो कहेगा बिस्मार्क ने फ्रांस के किस प्रदेश पर अधिकार किया था, अल्सेस लॉरेंस प्रदेश पर कब्जा किया हुआ था। किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। अगला पॉइंट देखेंगे, जब बिस्मार्क का जब पता हो जाता है तो वहां जर्मन के राजा आते हैं एक कैजर विलियम आते हैं। कौन आता है, कैजर विलियम आते हैं, और ये क्या करते हैं, बिस्मार्क द्वारा बनाए गए नीतियों को अपनाते हैं। क्या करते हैं, ये बिस्मार्क द्वारा जो नीति बनाई जाती है उसी नीति को अपनाते हैं। और ये वही कैजर विलियम है जो क्या करते हैं, जब क्या होता है, विश्व युद्ध में जब अकेला पड़ जाते हैं, जर्मन की तरफ से अकेला पड़ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, गद्दी को छोड़कर कहाँ भाग जाते हैं, हॉलैंड भाग जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, हॉलैंड भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये वही कैजर विलियम है जो क्या करते हैं, अकेला प्रथम विश्व युद्ध में अकेला पड़ जाने के कारण क्या होता है, गद्दी को छोड़कर हॉलैंड भाग जाते हैं। तब बिस्मार्क का जब पतन हो जाता है 1890 में, तब इसकी नीति का संचालन कैजर विलियम करता है, जो क्या एक योग्य शासक रहते हैं। क्या रहते हैं, एक योग्य शासक रहते हैं। कैजर विलियम ने रूसी मित्रता को त्याग दी। जब ये सम्राट आए तो ये क्या हुआ कि रूसी मित्रता को त्याग दी। जो मित्रता बिस्मार्क से साथ थी रूस के साथ, उस मित्रता को क्या कर दीजिए, कैजर विलियम उसको त्याग दिए, जिसको लेकर रूस भी क्या हो गए, ये भी क्या हुए, यहाँ से निकल गए, क्या करने, इंग्लैंड और फ्रांस का समर्थन करने चले गए प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, तो वही क्या हुआ, ये क्या किसकी मित्रता को त्याग दिए कैजर विलियम ने, तो रूसी की मित्रता को त्याग दिए। अगला पॉइंट देखेंगे, जब त्याग दिया तो उसके बाद कुछ क्या होती है, कुछ गुट बनाए जाते हैं। देखेंगे उसको 1894 में क्या करता है, रूस और फ्रांस क्या करते हैं, जर्मनी के विरुद्ध एक द्विगुट का निर्माण करते हैं। जब मित्रता त्याग देती है तो क्या करता है, रूस और फ्रांस क्या करता है, एक 1894 में क्या करता है, एक जर्मनी के विरुद्ध द्विगुट का निर्माण करता है। ठीक है, 1894 में क्या करता है, फ्रांस और रूस जर्मनी के विरुद्ध एक द्विगुट का निर्माण करता है। फ्रांस और जर्मनी के विरुद्ध द्विगुट का निर्माण कब किया गया, तो 1894 में किया गया। 1904 में क्या होता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मैत्री संधि होती है। मैत्री संधि कब होती है, 1904 में होती है, और यह संधि इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच होती है। मैत्री की संधि किसके बीच होती है, इंग्लैंड फ्रांस के बीच होती है, और दोनों के बीच मित्रता बन जाती है। तो मैत्री की संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच भी होती है। ऊपर में 1881 1887 में देखने को मिलता है, 1882 में भी देखने को मिलता है, 1904 में मैत्री संधि। 1904 का जो मैत्री संधि था किसके बीच था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच था। और 1901, ठीक है, जिसे सुंदर समझौता भी कहते हैं। 1904 का जो मैत्री समझौता था उसको हम लोग किस समझौता के नाम से जानते हैं, सुंदर समझौता के नाम से जानते हैं। 1904 की जो मैत्री जो संधि थी उसको हम लोग सुंदर समझौता के नाम से भी जानते हैं, और यह जो संधि हुई थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी। अगला पॉइंट देखकर 1907 में इंग्लैंड रूस के बीच संधि हुई। 1907 में क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के रूस के बीच संधि हुई, जिसके बाद त्रिराष्ट्रीय समझौता का निर्माण हुआ। 1907 में इंग्लैंड और रूस के बीच संधि हुई, जिसके के बाद त्रिराष्ट्रीय समझौता का निर्माण हुआ। 1907 में क्या हुआ, इंग्लैंड और रूस के बीच क्या हुआ, एक संधि हुआ, जिसके बाद त्रिराष्ट्रीय समझौता का निर्माण हुआ। तो किसके बाद त्रिराष्ट्रीय समझौता का निर्माण हुआ,
तो 1907 के इंग्लैंड एवं रूस के बीच हुई संधि के बाद त्रिराष्ट्रीय समझौता का निर्माण हुआ। इसमें जो शामिल देश थे, त्रिराष्ट्रीय समझौता में जो शामिल देश थे वो इंग्लैंड थे, फ्रांस थे और रसिया थे। त्रिराष्ट्रीय समझौते में शामिल देश कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया थे। कुछ और पॉइंट देखकर 1911 में आंग्ल जर्मन प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप भागीदार का संकट हुआ। 1911 में आंग्ल जर्मन यानी आंग्ल जो जर्मन थे वो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के परिणाम का स्वरूप भागीदार का संकट बन गया। वो क्या करने लगे, इनकी मतलब इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के प्रति क्या कंपटीशन करने लगे, जिसकी वजह से कहा जाता है कि यही कंपटीशन प्रथम विश्व युद्ध का भी कारण बन गया। ठीक है, तो आंग्ल जर्मन प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप भागीदार का संकट कब बना? तो 1911 में बन गया। भागीदार का संकट कब बना जर्मन? तो 1911 में। 1912 में जर्मनी में एक विशाल जहाज इम्पेरट बनाया गया। 1912 में जर्मनी में क्या एक विशाल जहाज इम्पेरट बनाया गया, जो कि उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। इम्पेरट उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। किसने बनाया था? तो जर्मनी ने 1912 में बनाया हुआ था। तो ये भी कहा जाता है कि बड़े जहाज के निर्माण के कारण क्या कहते हैं, वहाँ के जो फ्रांस थे, इंग्लैंड थे, वो क्या उनसे जल उठे और क्या कि उनको निशाना बना लिया कि क्या करें, इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तरह बर्बाद कर देंगे। अगला पॉइंट देखिए, मोरक्को तथा बोस्निया संकटों ने इंग्लैंड एवं जर्मनी के प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया। कह रहा है अगला पॉइंट, मोरक्को तथा बोस्निया संकटों ने यानी मोरक्को में तथा बोस्निया में जो संकटों आया हुआ था, तो इंग्लैंड और जर्मनी के प्रतिस्पर्धा को क्या कंपटीशन को बढ़ावा दे दिया। ठीक है, मोरक्को और बोस्निया में जो आया हुआ था संकट, वो क्या करते, इंग्लैंड और जर्मनी में क्या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे दिया, यानी कंपटीशन आपस एक दूसरे कंपटीशन को क्या करे बढ़ावा दे दिया था। कहेगा कि इंग्लैंड और जर्मनी के प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा किसने दिया? तो मोरक्को तथा बोस्निया के संकटों ने दिया। अगला लास्ट में देख रहा है, जर्मनी ने बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना बनाई। कौन सी योजना रेल मार्ग बनाई? तो जर्मनी ने बर्लिन बगदाद रेल मार्ग योजना बनाई। जर्मनी ने कौन सी रेल मार्ग योजना बनाई? तो बर्लिन बगदाद रेल योजना बनाई थी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण थे। ठीक है ना, तो ये जो भी पॉइंट्स हम सभी पॉइंट्स बता दिए। अब हम लोग देखेंगे जब ये क्रांति हो जाती है, तो जब ये युद्ध होता है तो इसको क्या कहते हैं, इसको आगे चल के क्या होता है, इसको मतलब शांत किया जाता है और क्या होता है, इसको किसी भी तरह इस युद्ध को खत्म किया जाता है। 1918 में खत्म कर दिया जाता है, नवंबर 1918 में। और उसके बाद क्या होता है, कुछ संधि बनाए जाते हैं जिसके तहत कहा जाता है कि अब किसी प्रकार के किसी भी देशों के बीच बड़ा युद्ध नहीं होगा, और इसके लिए कुछ नियम कानून बनाएंगे, हम लोग उसको भी देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, उससे रिलेटेड पॉइंट जो प्रभाव जो देखा गया उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो बचे वो उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपका प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग एक सेकेंड वर्ल्ड वार का हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें इसका जो भी प्रथम विश्व का जो प्रभाव जो पड़ा उसका हम लोग देखेंगे क्या करेंगे। तो जर्मनी में क्या हुआ, होहेंजोलन वंश का अंत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, वहां पर देखा गया कि होहेंजोलन वंश था, उसका क्या हो गया, हमेशा के लिए अंत हो गया। किस वंश, जर्मन में किस वंश का अंत हुआ? तो होहेंजोलन वंश का अंत हुआ। ऑस्ट्रेलिया और हंगरी में जो हैब्सबर्ग राजवंश का अंत हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी में किस राजवंश का अंत हुआ था? हैब्सबर्ग। हंगरी हैब्सबर्ग राजवंश का अंत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या देखने को मिला, जर्मनी में होहेंजोलन राजवंश का अंत हो गया था, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हंगरी में हैब्स राजवंश का अंत हो गया था। 1917 के रूसी क्रांति के फलस्वरूप रूस में रोमानोव राजवंश का अंत हो गया। 1917 का जो रूसी जो क्रांति हुआ था, तो उसमें देखा गया कि क्या है, रूस में रोमानोव राजवंश का अंत हो गया। किस क्रांति के समय? तो रूसी क्रांति के समय रूस में रोमानोव राजवंश का अंत हो गया। रूस में किस राजवंश का अंत हुआ? तो रोमानोव, रूस रोमानोव। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी हैब्सबर्ग, जर्मनी में होहेंजोलन। 1917 में बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप रूसी के स्थान पर सोवियत संघ का उदय हुआ। 1917 में जो बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था,
ठीक है। तो उसके परिणाम स्वरूप देखा गया कि रूसी का स्थान पर किसका उदय हुआ था, सोवियत संघ USSR का क्या हुआ, संघ का उदय हुआ था। किसके जगह पर, रूस की जगह पर 1917 के बोल्शेविक क्रांति के दौरान। 1917 में गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक चरण की शुरुआत हो गई। 1917 में भारत में देखा गया कि गांधी जी क्या कहते हैं, वो अपने जीवन के क्या हुए, जो निर्णायक जो स्वतंत्रता जो चलाते थे 1917 से उसकी शुरुआत किए हुए थे, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही वो स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक चरण का शुरुआत किए थे। अगला पॉइंट है अधिनायकवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखा गया कि अधिनायक युग का क्या हुआ, उदय हुआ। अधिनायक यानी बहुत सारे नायकों को देखा गया कि क्या वो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर गए थे, इसलिए कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद अधिनायक युग का उदय हुआ। अगला पॉइंट है इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व फांसीवाद का उदय हुआ। इटली में मुसोलिनी नाम का क्या था, एक राजा था, उसने क्या हुआ, इटली में फांसीवाद का उदय किया। किसका उदय किया, फांसीवाद का उदय किया। और ये भी जो था ना, ये वर्साई की संधि से नाखुश था, इसलिए ये भी हिटलर की तरह क्या करता है, वो भी कहता है कि हमको भी सत्ता चाहिए, सबसे पहले सत्ता चाहिए तभी हम किसी का सामना कर सकते थे। ये भी हिटलर की तरह क्या करता है, सत्ता को अपने हाथों में लेने की प्रयास करता है और ले भी लेता है। तो वही करे हिटलर की तरह मुसोलिनी ने भी इटली की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। अगला पॉइंट देख रहे हैं 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना उद्देश्य युद्ध को रोकना था। राष्ट्र संघ का जो 1919 में जो राष्ट्र संघ का जो स्थापना किया गया उसका उद्देश्य क्या था, सिर्फ और सिर्फ युद्ध को किसी भी तरह रोक देना था, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है इस युद्ध में क्षति हुई, तो लगभग काफी लोग मर गए, बहुत ज्यादा संख्या में लोगों का क्या मृत्यु हो गया था और बहुत सारे अनाज क्या होता बर्बाद हो गए थे, यानी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग मतलब हर तरह से क्या होता है सभी चीज ध्वस्त देखने को मिल गया था। तो राष्ट्र संघ का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था कि युद्ध को शांति करना। कब, 1919 में। 1918 में इंग्लैंड में पहली बार महिला को सीमित मताधिकार दिया गया। इंग्लैंड में पहली बार महिला को सीमित मताधिकार कब दिया गया था, 1918 में दिया गया था। कब, तो प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद दिया गया था। कहेगा इंग्लैंड में पहली बार महिला को सीमित मताधिकार कब मिला, तो 1918 में मिला था। मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की व्यवस्था है। मजदूरों की स्थिति को सुधार के लिए क्या कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भी स्थापना की गई, ताकि मजदूरों की स्थिति सुधार सके। ठीक है, तो ये आपके जितने भी पॉइंट्स थे प्रथम विश्व युद्ध से सभी पॉइंट्स को हम बता दिए हैं। आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए और उसको रिवीजन कीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिले आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। 19 में होता है, यानी 1919 जब शुरुआत होता है तो जनवरी में क्या होता है, पेरिस शांति सम्मेलन होता है और इसमें जो कुल देश भाग लिए थे वो 27 देश भाग लिए थे। कितने देश भाग लिए थे, 27 देश भाग लिए हुए थे पेरिस शांति सम्मेलन में। ये कब होता है, जनवरी 1919 को होता है। पेरिस शांति सम्मेलन ने यूरोप को दो भागों में बांट दिया। पेरिस शांति सम्मेलन था उसने क्या किया, यूरोप को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, दो गुटों में बांट दिया। ठीक है, जब पेरिस सम्मेलन होने वाला था उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन जो उन्होंने एक 34 सूत्री विभाजन को क्या किया, पेश किया। एक योजना बनाया था जिस योजना का नाम था 14वीं सूत्री विभाजन। ठीक है, 14वीं सूत्री योजना थी जिसको किसने बनाया था, वुडरो विल्सन। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने ये योजना बनाई थी शांति के लिए, किस लिए, शांति के लिए ये योजना बनाई हुई थी। लेकिन क्या होता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, पेरिस शांति सम्मेलन किया जाता है 1919 में किया जाता है, जबकि 14 सूत्री योजना कब किया जाता है, 1918 में किया जाता है। कितने देश भाग लेते पेरिस शांति सम्मेलन में, 27 देश भाग लेते हैं। पेरिस सम्मेलन में रूस और ब्राजील राष्ट्रों को आमंत्रित नहीं किया। पेरिस जो सम्मेलन हुआ इसमें जो भी लोग पराजित हुए थे उनको इसमें भाग नहीं दिया गया। और रूस तो क्या होता है, वो समझौता कर क्या होता है, वो युद्ध से बाहर हो जाते हैं। बोलशेविक क्रांति से क्या कहते हैं, उस समय क्या कहते हैं,
उस समय क्या करते हैं, वो बोल्शेविक क्रांति के समय क्या करते हैं, वो युद्ध से बाहर हो जाते हैं। और इसी कारण होता है कि पेरिस सम्मेलन में क्या किया जाता है, रूस को आमंत्रित नहीं किया जाता, और जो देश पराजित हुए थे उनको भी इस शांति सम्मेलन में क्या कहते हैं, आमंत्रित नहीं किया जाता है। तो वही कहा, पेरिस सम्मेलन में रूस और पराजित राष्ट्रों को आमंत्रित नहीं किया गया। इस सम्मेलन में कुछ संधि किए गए, ठीक है। इस सम्मेलन में सब संधि की गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संधि थी वायसराय की संधि। सबसे महत्वपूर्ण संधि क्या थी, वर्साय की संधि। और यह जो संधि थी, वर्साय की जो संधि थी, ये सबसे कठोर संधि थी। इस संधि को लेकर जर्मनी के लोग बहुत ज्यादा क्या थे, मतलब बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि ये जो संधि थी उनके अंदर मतलब कि हर चीज को छीन लिया था। इस संधि ने क्या किया, उनके जीने के हर चाह को क्या किया, मतलब चाहत को छीन लिया था इस संधि ने। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण है, फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, तो कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण वर्साय की संधि को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि इस संधि के तहत द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोप दिया गया था, यानी बीज रोप दिया गया वर्साय की संधि के तहत, ताकि दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ। तो कुछ संधि देखें, जर्मनी की संधि जो होती है 1919 में होती है। जर्मनी की संधि 1919 में होती है। न्यूली की संधि भी 1919 में होती है। वर्साय की संधि भी क्या होती है, 1919 में होती है। ये तीन संधियां हैं जो 1919 में होती है, जर्मनी की संधि, न्यूली की संधि और वर्साय की संधि। ये तीनों संधियां कब होती है, 1919 में। जर्मनी, न्यूली और वर्साय की संधि 1919 में होती है। वर्साय की संधि के तहत क्या किया गया, 440 धाराएं बनाई गई। कितनी धाराएं बनाई गई वर्साय की संधि के तहत, 440, ठीक है, 440 करंट धाराएं बनाए गए, ठीक है। अगला देखेंगे संधि त्रियानो की संधि 1920 में की गई और सेवर्स की संधि 1920 में गई। त्रियानो की संधि 1920 में और किसकी संधि, सेवर्स की संधि भी 1920 में की गई। सेवर्स की संधि के तहत तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया गया। तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था, उसका विघटन किस संधि के तहत किया गया था, सेवर्स संधि के तहत तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का क्या कर दिया गया, विघटन कर दिया गया था। ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया गया था, जिसके कारण क्या हुआ, भारत में खिलाफत आंदोलन देखने को मिला हुआ था। मतलब वहाँ के खलीफापद को क्या कर दिया गया, वहाँ पे समाप्त कर किया जा रहा था, जिसको लेकर भारत के मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, उन्होंने खिलाफत आंदोलन इसके विरोध किए और उसको लेकर खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू कर देते हैं। तो वही तरह सेवर्स की संधि के तहत तुर्कों के ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होने लगा। अगला पॉइंट देखेगा, वायसराय की जो संधि है के तहत जर्मनी के भूभाग को पोलैंड को दे दी गई। 1919 का जो वायसराय का जो संधि था, उसके तहत क्या किया, ऑस्ट्रेलिया की जो भूभाग जमीन थी, जर्मनी की जो भूभाग जमीन थी, वो पोलैंड को दे दी गई, जिसको हम लोग पॉलिसी गलियारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिसी गलियारा भी कहते हैं। क्या करते हैं, जर्मनी के जो भूभाग रहता है वो किसको देते हैं, पोलैंड को दे दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिस गलियारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिस गलियारा कहते हैं। अगला पॉइंट, वायसराय की संधि जर्मनी के लिए अत्यंत कठोर था। वायसराय की जो संधि थी वो जर्मनी के लिए क्या था, बहुत ज्यादा कठोर था, बहुत ज्यादा इसमें नियम कानून बनाए थे, 440 धाराएं बनाए गए थे, जिसको लेकर उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। इसलिए कहा जाता है वायसराय की संधि जर्मनी के लिए अत्यंत कठोर था, जिसके कारण इसे अन्यायपूर्ण संधि कहा गया। वायसराय की संधि को अन्यायपूर्ण संधि भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठोर था और जर्मनी को लोगों को इससे बहुत ज्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ था। अगला पॉइंट देखकर यह कहा जाता है कि वायसराय की संधि द्वितीय विश्व का युद्ध के बीज को निहित थे। ऐसा कहा जाता है वायसराय की जो संधि है वो द्वितीय विश्व के युद्ध का एक बीज के रूप में रोक दिया गया था, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिला था। ठीक है, किस संधि को बीज के रूप में रोका गया, निहित किया गया था, तो वायसराय की संधि में। हिटलर एवं नाजी दल ने वायसराय की संधि के विरुद्ध 70 हथियार लिए थे। ये क्या कहते, हिटलर जो थे और जो नाजी दल थे वो क्या हुए थे, वायसराय की संधि को मतलब बदला लेने के लिए क्या करते हैं, वो 70 हथियार थे। क्या कहते हैं, सोचते हैं कि सबसे पहले 70 रहनी चाहिए, अगर 70 मेरे पास रहेगी, पावर रहेगी, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं।
इस संधि को क्या कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं, नहीं तो ये संधि हमेशा के लिए हमारे देश के लिए बहुत घातक साबित होगी। तो इसलिए सोचते हैं हिटलर और नाजी दल की सबसे पहले हमारे हाथों में क्या होनी चाहिए, सत्ता होनी चाहिए। अगर हमारे हाथ में पावर होगी तभी हम लोग कुछ कर सकेंगे। तो जो ही हिटलर के हाथों में पावर आती है तो वो क्या करती है, धीरे धीरे क्या करता है, वो अपने देश के लिए कुछ करता है और क्या करता है, वो पोलैंड पे आक्रमण कर देता है, जो उसके भूभाग पे हथियार क्या कहता है, कब्जा किया था, जिसे हम लोग पोलिश गलियारा के नाम से जानते थे। हिटलर नाजी दल ने वर्साई की संधि के विरुद्ध सत्ता हथियार ली थी। और गिलबर्ट जो थे क्या थे, लेकर उनका कहना था, गिलबर्ट हाइट ने लिखा था कि यह आश्चर्य नहीं है कि उन लोगों ने एक खराब संधि की थी। वर्साई की संधि को खराब संधि कहा जाता है। तो गिलबर्ट का कहना था कि ये गलत बात नहीं कि उन्होंने एक खराब संधि की थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि ये शांति कैसे हो गया। आश्चर्य की बात क्या थी कि शांति का आश्चर्यजनक तो था कि यह शांति स्थापित कैसे हो, इतने बड़े युद्ध, इतने विश्व स्तर पर युद्ध हुआ था और इसको शांति कैसे करेंगे, बहुत आश्चर्यजनक वाली बात है। यहाँ संधि खराब हुई उससे कोई मतलब है, लेकिन इस युद्ध को क्या कहते, इस पूरे विश्व में शांति ला दी गई, ये बहुत बड़ी आश्चर्यजनक वाली बात है। यह बात किसने कही थी, गिलबर्ट ने कही थी। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इससे क्या क्या, इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा जर्मनी में या अन्य देशों में, इसके प्रभाव को देखेंगे, इससे क्या किस किस चीज का अंत हुआ। ठीक है।